उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का किया शुभारंभ। कहा, किसानों की बदौलत भारत बना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में की शिरकत। कहा, पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों व पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था को बनाया बेहतर। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम गणमान्यों ने दी शुभकामनाएं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में कहा, पंजाब को देना होगा SYL का पानी। कहा, केंद्र को 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट को देनी है रिपोर्ट। पंजाब से सहयोग की अपील की। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज से शुरू हो रहे 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ईमानदारी के प्रतीक थे। उन्होंने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित किया। आज उन्हीं की सोच को युवा पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर कृषि क्षेत्र में आगे आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अन्नदाता की बदौलत आज भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कोई मिलावट नहीं थी। चौधरी साहब 24 कैरेट गोल्ड। चौधरी साहब अपने सिद्धांत से कभी नहीं अलग हुए। उनका दिल और दिमाग किसान के विकास के लिए था। आज के दिन कोरोना को पैकेज आलो IIT को छात्र इस्तीफो दे रहे हैं। IIM को छात्र इस्तीफो दे हैं। मोटी मोटी सरकारी नौकरी को इस्तीफो दे है और करे के है दूध का व्यापार, सब्जी का व्यापार, अन्न का व्यापार। कहने को मतलब यो है कि आज के दिन भारत शहर के देश में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं तो वो कृषि उत्पादक में है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज देश में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिल रहे हैं। उन्होंने किसानों से नई नई तकनीकें अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का दूध, घी कमाल का है, जिसकी बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी एशियाई खेलों में देश के 1/3 पदक लेकर आए हैं। पहली बार भारत ने एशियन गेम्स में सेंचुरी मारी है, जिसमें से 33 पदक हरियाणा के हैं। बड़ा भारी बदलाव भारत के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है। जो श्रद्धांजलि उन्होंने डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दी, एक एक शब्द चुन चुनकर कहा उस आदमी ने क्या महारत हासिल की थी। एक और बात है, किसान ने जरूरी है कि वो तकनीकी ने अपनावे, आपके दिल के कन्न ले। अरे नए ट्रैक्टर में सरकार की सबसे ज्यादा सब्सिडी है, नई तकनीकी आती है, तेल कम खर्च होता है, नई चीजें हम सीखते हैं। हमें एक जगह रुकना नहीं है। दूध, दही, घी में क्या चीज है? भारत को जवान, भारत को किसान, भारत को खिलाड़ी, तीनियों में ते समागम। छोटी सी बात देखो, पहली बार भारत एशियन गेम्स में सेंचुरी मार दी। पहली बार 100 ज्यादा मेडल आया, पर तारा आटे का मेडल करीब करीब 1/3 है। उपराष्ट्रपति ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अब वे परंपरागत खेती को छोड़कर व्यापार में शामिल होकर अधिक मुनाफा कमाएं।
वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने कृषि बजट को 5 गुना बढ़ाया है और 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों को मुआवजे के रूप में दी है। किसानों को 830 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 8.5 लाख से ज्यादा पशुओं का बीमा किया गया है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हित में समर्पित है, हर चीज वो करने को तैयार हैं जिससे कि हमारे मालिकों की सेवा बढ़ सके, इनकी आमदनी बढ़े, इनका जीवन दशा सुधरे। इसीलिए हमने बजट को लगभग 5 गुना किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान को जोखिम फ्री करने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए 7,548 करोड़ रुपए उसके यहां दिए जा चुके हैं। फसल खराबा के 2014 से अब तक 4,084 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बाजरा खरीदने वाली मैं समझता हूं कि हमारी सरकार है जो एमएसपी पर बाजरा खरीदते हैं या भावांतर से पैसा देते हैं। 830 करोड़ रुपए हमने भावांतर का सीधे किसानों के खाते में दिया है। मेले में पहुंचे किसान काफी खुश नजर आए। किसानों ने बताया कि उन्हें यहां आकर खेती से संबंधित नई जानकारियां मिलती हैं जिससे खेती में लाभ मिलता है। नई नई वेराइटियाँ, सरसों, पशु चारा, सब मशीनरी आदि देखने को मिलता है। मेले का मकसद किसानों को जागरूक करना होता है और इसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती है। यहाँ आने से बहुत फ़ायदा मिलता है। कृषि संबंधी और इत्यादि क्षेत्र में इंसान जागरूक होता है। किसी भी प्रकार की कंपनी का हर प्रकार का बीज यहाँ पे उपलब्ध है। किसानों के लिए पशुओं के बारे में भी कोई भी सामान यहाँ पे लेना है तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। कृषि यंत्र यानी ट्रैक्टर के पीछे जो भी संज होते हैं वो सब सारे उपलब्ध हैं यहाँ पे। यहाँ पर नए नए बीज देखने को मिले हैं, नए नए कृषि औजार देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो किसान जो मतलब हमारी फसल है उनमें जो बीमारियाँ हैं उनके कीटनाशकों के बारे में कैसे उनका उपचार किया जाए इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले इस कृषि मेला में हरियाणा सहित राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के लाखों किसान पहुंचकर खेती की नवीनतम जानकारियां हासिल करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल देहरादून में आयोजित 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा व सीमाओं की सुरक्षा को भी मजबूत बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वामपंथी हिंसा में कमी आने से विकास को गति मिली है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों क्षेत्र के अंदर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बेहतर उत्कृष्ट करने में नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। आज धारा 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति देखकर देश का हरेक नागरिक चैन की सांस ले सकता है कि हमारा जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए अब भारत का हिस्सा बन चुका है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में हिंसा और मृत्यु की जो घटनाएं हुई थी, मोदी की सरकार में इन घटनाओं में काफी कमी आई है। यूपीए के 2004 से 14 के शासनकाल के अंदर हिंसक घटनाएं 10 साल में 33,200 थी। ये तीनों हॉटस्पॉट पर 33,200 हिंसक घटनाएं थी और 2014 से 29 के 9 साल के अंदर 2014 से 23 के 9 साल के अंदर 10 साल की 33,200 के सामने 12,358 ही हिंसक घटनाएं हुई और कुल मृत्यु सिक्योरिटी पर्सोनल और नागरिकों की मृत्यु 11,947 10 साल के अंदर हुए थे और 9 साल के अंदर 11,947 के बनाम सिर्फ 3,240 हुए हैं
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इससे भी कम हो जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। देशभक्ति, वीरता, साहस और अदम्य शौर्य की प्रतीक भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बमरौली में वायुसेना स्टेशन पर समारोह का आयोजन किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड की सलामी ली। ये पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान किसी महिला अधिकारी ने संभाली है। परेड में पूरी तरह से अग्निवीर वायु महिलाओं की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया गया। इसके लिए वायुसेना के पुराने ध्वज को उतारकर सम्मानपूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंपा गया। अब इस ध्वज को वायुसेना संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने वायुसेना कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि ये पूरी दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायुसेना की शक्ति, शांति और युद्ध काल दोनों में उपयोगी होती है। इसके लिए हमें नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा ताकि हम उभरती चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। But also to reflect on our rich history, our present achievements, and chart our future as custodians of India's sovereignty and territorial integrity. We have inherited a proud legacy of professionalism, perseverance, and passion curated by our predecessors. I would like to acknowledge the contribution of our veterans who have played a pivotal role in shaping the Air Force's identity, capabilities and ethos. इस मौके पर आज प्रयागराज में एयर शो का भी आयोजन किया गया। इसमें चेतक, चिनूक, तेजस, मिराज, सुखोई 30 और मिग 21 जैसे लड़ाकू विमानों ने अपना दमखम दिखाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वायुसेना नई ऊंचाइयों को छू रही है। हमारी वायुसेना चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और देश को इस पर गर्व है। वायुसेना के जाबाजों के कारण हमारी वायु क्षेत्र सुरक्षित है और वे मानवीय सहायता में भी हमेशा अग्रणीय रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि वायुसेना के बहादुर पुरुष और महिला कर्मी हवाई क्षेत्र की निगरानी कर देश की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को अपने वायुसेना कर्मियों के शौर्य, समर्पण और निष्ठा पर गर्व है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वायुसेना की सेवा और बलिदान के कारण ही हमारी हवाई क्षेत्र सुरक्षित हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित तमाम गणमान्यों ने वायुसेना को उनके स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में एक सम्मेलन में कहा कि पंजाब को SYL का पानी हरियाणा को देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला है कि नहर बनेगी, अब केवल उसे कार्य रूप देना है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को 4 महीने में सर्वे कर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। पंजाब को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पंजाब को नहर का निर्माण करना है और पानी का फैसला ट्रिब्यूनल करेगा। वर्डिक्ट दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकदम स्पष्ट जो निर्णय दिया कि हम इस निर्णय को दे चुके हैं कि हरियाणा के लिए SYL बननी है। ये निर्णय आ चुका है, अब तो केवल एग्जीक्यूशन का विषय है। ये एग्जीक्यूशन सब सरकारें मिलकर के करेंगी या केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी, ये 4 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार को भी तय करना है, पंजाब सरकार को भी तय करना। हमारी ओर से उसमें हमारे करने लायक कोई ऐसा नहीं है। हमारी डीम जो एक प्रकार से जो डिमांड है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है और 4 महीने के अंदर नहर कैसे बननी है। पंजाब का जो इतराज है कि इसमें पानी है कि नहीं है, पानी का फैसला ये ट्रिब्यूनल ने करना है। वो इस जो निर्णय हुआ है इसका वो हिस्सा नहीं है। नहर बनना एक काम है, पानी का बंटवारा दूसरा काम है। नहर बन जाएगी तो इसका बहुत लाभ हमारे पहले के सिस्टम को भी हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने करनाल में भाजपा की ओर से आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 90 में से 75 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी तक जिलों में ही अटकी हुई है। प्रदेश में जातिगत जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में 3 खेल खेले हैं: करप्शन, क्राइम और कास्ट। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जबकि वे हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने जाति से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लिए एक समान विकास कार्य करवाए हैं। 90 में से 75 पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये हमारे हो गए हैं। प्रदेश की लिस्ट में बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में 4 लोगों को पूंछ और भी लगानी पड़ी, तब जाकर उनके प्रदेश के इकाई का अध्यक्ष बना। तो कांग्रेस ने हमेशा देश में 3 खेल चले हैं। 3C उनका जो एक खेल होता था, जिसके अंदर करप्शन थी, जिसमें क्राइम था, और उसमें तीसरा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं रही। हम तो जो व्यक्ति जिस कारण से वो कास्ट बेस्ड को मांग रहा है गणना को, वो है गरीब लोगों की सहायता ज्यादा हो, उन लोगों का कैसे हित हो, वो हित इसके बिना भी हम कर रहे हैं। हम कास्ट से ऊपर उठे हैं। आपको याद होगा मैंने करनाल में ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक ये नारा यदि दिया था, तो इसलिए दिया था कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना करके लोग इस भावना से ऊपर उठ जाएं। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हर कार्यकर्ता के मन की बात समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। खुश हुए और जो अपने कार्यकर्ताओं के मन में एक छोटी मोटी जो एक बात थी, वो भी उन्होंने क्लियर की कि मेरे कार्यकर्ता कभी भी इस बात का संकोच ना करें कि अपने मुख्यमंत्री से, अपने विधायक से ना मिले, वो बेखौफ होकर मुझसे मिले और जैसे भी उनके ग्रीवेंसेज हैं वो पूरी तरह तैयार। जो आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है, इससे हमारे को नई ऊर्जा मिलेगी और हम एक अच्छे तरीके से काम करेंगे और सरकार का एक बेहतरीन प्रयास है इस प्रकार से इकट्ठे करके लोगों की भावनाओं के साथ विकास करना। हम मिलजुल कर इसमें अच्छा काम करेंगे। चीन के होंगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों का आज समापन होगा। इस संस्करण में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने सफर को संपन्न किया। इन खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण सहित 107 पदक अपने नाम कर इतिहास रचा है। शनिवार को एशियाई खेलों के 14वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीतने में सफलता पाई। कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट पर आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एशियाई खेलों में भारत ने अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड पदक जीते हैं। इससे ये बात साबित हो गई है कि भारत खेलों में आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनके द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को सभी चिंताओं से मुक्त कर दिया है। खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स जो चीन में हुई वहां शानदार प्रदर्शन किया और आज तक के रिकॉर्ड मेडल जीतकर ये दिखाया कि भारत खेलों में कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे मोदी जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और खिलाड़ियों की मेहनत और उनके द्वारा बहाया गया पसीना और उनका दृढ़ संकल्प, ये सब इस सफलता का कारण है। और सुविधाएं, टॉप्स जैसी योजना, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने खिलाड़ियों को वो सब चिंताओं से मुक्त कर दिया जो उनको घेरे रखती थी। अब सुविधाएं मिलती हैं, संसाधन मिलते हैं और हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं। वहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत की। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में टीम इंडिया की भिड़ंत आज ऑस्ट्रेलिया से हो रही है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 200 रन का टारगेट दिया है। 22 साल कड़ी मेहनत और संकल्प की लगातार सिद्धि, गरीबों, वंचितों का कल्याण और देश का विकास, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। साल 2002 में 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन में एक मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वो यात्रा उसके बाद साल 2014 में केंद्र सरकार तक जा पहुंची। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की है और आज अमृतकाल में देश विकास की छलांग लगा रहा है। विश्वास, जिनके दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में देश अमृतकाल में तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया है।
दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम देश बना हुआ है। पारदर्शी, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्पण गरीब, वंचितों और पिछड़ों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनका कल्याण करने की प्रतिबद्धता जताता है। आजादी के बाद पैदा होने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहले 2014 फिर उसके बाद 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा की। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार सरकार प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था और सार्वजनिक जीवन में ये उनकी शुरुआत थी। तब से शुरू हुई सेवा और सुशासन की यात्रा अनवरत जारी है और आज इसे पूरे 22 साल हो चुके हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए मौजूदा केंद्र सरकार ने बीते 9 साल में 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में सफलता पाई है। स्पीड और स्केल से होता हुआ इंफ्रा विकास रोजगार और आत्मनिर्भरता के रास्ते खोल रहा है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, बीज से बाजार तक, वित्तीय समावेशन से लेकर वंचितों और जरूरतमंदों को वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने तक प्रधानमंत्री मोदी का विजन देश के विकास गति को नई ऊंचाई दे रहा है। यही नहीं, G20 शिखर सम्मेलन से लेकर सौर ऊर्जा अलायंस बनाने तक या मिशन लाइफ की वैश्विक पहल की शुरुआत करने तक भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। जन भागीदारी और जागरूकता को लेकर भी प्रधानमंत्री ने समय समय पर नेतृत्व किया। देश में सामाजिक क्रांति का असर स्वच्छता मिशन से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों पर साफ तौर पर दिखा है। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मंत्र पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक साथ कई मोर्चों पर कई सुधारों को महत्व दिया गया। स्पीड सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने की दिशा में भी बढ़ी। देश के गौरवशाली अतीत जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए थे, उसे जागृत किया गया। 22 साल तक सार्वजनिक सेवा के प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा अद्वितीय है। यह उनका करिश्माई नेतृत्व ही है जिसने संघर्ष में घिरे लोगों को सफलता दिलाई। अडिग विश्वास, स्पष्ट नियत और कठिन परिश्रम की यह यात्रा अनवरत रही है। इसका एक ही लक्ष्य है, राष्ट्र का कल्याण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि समितियों की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सुझाव या मांग आएगी उसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 14,000 विद्यालयों में सिविल कार्यों के साथ साथ बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने लगभग 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एसएमसी को 2 से 6 माह तक शिक्षक रखने का अधिकार देने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने स्कूल संचालन समितियों को सशक्त किया है और खरीद, निर्माण व संचालन के अधिकार दिए हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, एसएमसीज। और आज मैं जहां तक समझता हूं, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे। 10 से लेकर के और 15-16 तक की संख्या इन जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैं इसके अंदर रखी जाती है। इसकी नियमित हम लोग बैठकें करते हैं और नियमित बैठकें करने के बाद वहां की व्यवस्थाओं को संभाल करने के लिए हमारी अपेक्षा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज ये जो है प्रमुख रूप से जो काम करने की बात आती है, उन विद्यालयों की सब गतिविधियां उनका वो ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही MIS प्रणाली लेकर आ रही है। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में कितने बच्चों पर कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, उसके अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने ई अधिगम कार्यक्रम के तहत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को 5.5 लाख टैबलेट निःशुल्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि समितियां अध्यापकों की उपस्थिति एवं समय पालन के संबंध में अध्यापकों, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करते रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान और तेज हो गया है। इजरायल पर हमास के हमले से अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल के अलग अलग शहरों में रॉकेट हमलों से भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने कहा है कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजरायल को अपना समर्थन दिया है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इजरायल पर हमले की निंदा करते हुए व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है। उधर भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजरायल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इजरायल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवागमन से बचने तथा सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। आपात स्थिति में 9723 ये कोड है और 5226748 पर संपर्क करने या consul.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। वहीं फिलिस्तीन स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी की है। संदेश में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फिलिस्तीन में भारतीय नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति या आवश्यक सहायता के लिए 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन पर सीधे भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत सरकार इजरायल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और वहां फंसे हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं। कल रात से हम अपने छात्रों को वापस लाने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। Supervising the situation and we are on the job. Even in the past, many students, including people from Andhra Pradesh, were stuck across. So whether it was Operation Ganga or Vande Bharat, we brought everyone back, and I'm sure Government of India and Prime Minister Office is directly in touch with those people and is working and monitoring the situation. वहीं इजरायल पर हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इजरायल पर आतंकी हमले से हैरान हैं और हम इजरायल के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। Specifically mentioned that we are shocked at the terrorist attack on Israel. And we stand in solidarity with the people of Israel. Instructions have been already given. The advisory has been issued by the Indian Embassy that Indians should be cautious. Indians should stay close to the places of their regular stay of thing. And for any requirement, they should inform and be in touch with the Indian Embassy. वहीं एयर इंडिया ने आज कहा कि उसने तेल अवीव से आने जाने वाली अपनी उड़ानें 14 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए तेल अवीव से हमारी उड़ानें 14 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेंगी। एयरलाइन इस अवधि के दौरान किसी भी उड़ान में बुकिंग की पुष्टि करने वाले यात्रियों को हर संभव सहायता देगी।
अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों से चारों ओर तबाही का आलम है। 6.3 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से अब तक करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि हेरात में जेंदा जांद जिले के 4 गांवों को भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।